जी जनाब, एहसन आप सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल कीजिए। ये सर, ये हमने अभी सीएनएस के जो काजेस पढ़े उसमें जो इडियोपैथिक एपिलेप्सी है, उसकी अगर आप थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी डिस्क्राइब कर दें तो इजी हो जाएगा डेथ का काज समझने में। ओके, देखो बेटा, एपिलेप्सी ये है मिर्गी, पार्ट ऑफ ब्रेन या multiple parts of brain, they get overstimulated and they start impulse development, uncontrolled action potential शुरू हो जाते हैं, uncontrolled impulses generate होती हैं दिमाग के किसी एक खास मखसूस हिस्से में या बहुत सारे हिस्सों में। इडियोपैथिक का लफ्ज जिस भी टर्म के साथ आएगा ना, इसका मतलब ये होता है कि उसका अननोन रीजन है, रीजन इज स्टिल अननोन। हम कहते हैं इडियोपैथिक उस बीमारी को जिसका रीजन पता नहीं हो। वैसे पैथोफिजियोलॉजी जो है एपिलेप्सी की ये है ऑल्टरनेटिव वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेटेशन ऑफ ब्रेन सर्कुलेशन। ये जो ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन है, या तो वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं या डायलेट कर जाती हैं। ठीक हो गया? यस सर। उससे क्या होता है कि एक तो ब्लड सप्लाई सही नहीं होती वहां की, फिर जो ब्रेन है ना, आपको पता है ब्रेन में न्यूरोनल सेल्स है, ये हाईली सेंसिटिव टिश्यू है, ये स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है और अनकंट्रोल्ड एक्शन पोटेंशियल देता है, जिसकी वजह से जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अब इस पैथोफिजियोलॉजी को तो अपनी जगह पर हम मानते हैं, लेकिन असल सबब क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता। बाज मर्तबा मिर्गी जो है चोट लगने के बाद से भी शुरू हो जाती है, सर पे चोट लगी उसके बाद में मिर्गी शुरू हो गई, या खुदा न खास्ता किसी ड्रग का रिएक्शन हो गया, या ब्रेन की कमजोरी की वजह से। तो ऐसे रीजंस तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन जब कोई रीजन आइडेंटिफाई ना हो रहा हो तो फिर उस वक्त हम कहते हैं इडियोपैथिक। ठीक है? और उससे मौत वाकई हो जाती है। सर आई वांट, जी जी, नाम बताइए। हफ्सा आमिर। जी पूछिए। सर हम सडन डेथ को किस तरह से डिफाइन करेंगे, मतलब कि क्योंकि जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसमें बचपन से आप कह रहे हैं कि वो मसला चल रहा होता है, तो हम सडन डेथ किस बेसिस पे बोल रहे होते हैं कि मतलब कि उस पेशेंट के बेसिस पे कि उसने वो हॉस्पिटल ही नहीं गया था, उसको पता ही नहीं था कि उसने टाइम ही नहीं वहाँ, मतलब उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, उस बेसिस पे बोल रहे होते हैं, किस पे बोल रहे होते हैं? नहीं, देखिए सडन डेथ हम हर उस किस्म की डेथ को बोलेंगे जिसमें हमें कॉज ऑफ डेथ का पहले से इल्म ना हो। एक कार्डियक पेशेंट है, पता है कि वो कार्डियक पेशेंट है, अब उसको हार्ट अटैक आ गया, मौत वाकई हो गई, तो हम मोस्ट प्रोबेबली यही समझेंगे ना कि ये कार्डियक पैथोलॉजी की वजह से मरा है, तो उसमें फिर हम पोस्टमार्टम की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन फर्ज करें यंग फेलो है, देखिए जो यंग्स होते हैं उनमें कार्डियक बीमारियों के चांसेस कम होते हैं, ठीक है? वो बात अलग है कि यंग भी है और अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं कर रहा, वेट भी बढ़ा हुआ है, खाना पीना भी बहुत खराब है, तो फिर वो केसेस डिफरेंट होते हैं। लेकिन यूथ जो है, इट इज नॉट सपोज टू बी इन्वॉल्व इन कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस। ठीक है? अब अगर ऐसी कंडीशन में हो जाए तो फिर हम कहेंगे ये सडन डेथ है और इसका फिर रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, पोस्टमार्टम की तरफ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। Excuse me, sir. I am Abdul Basit Mustafa, sir, and my question is कि सर हमारे आम माशरे में सर बहुत से लैम्प प्रैक्टिशनर्स मौजूद है सर, जो कि बहुत गंदे गंदे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है अक्सर दफा। तो अब किसी बच्चे या किसी पेशेंट को किसी मतलब लैम्प प्रैक्टिशनर ने इंजेक्शन लगाया सर, और उसको एनाफाइलेक्सिस हुआ, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, आपने बताया सर, तो ऐसे पेशेंट्स कि जो हमारे पास है पोस्टमार्टम करना जरूरी है, या सर इसका ऐसे सुपरफिशियल भी पता लग सकता है कि हाँ ये इस शॉक की वजह से? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ये फुल लीगल मामला है, मेडिको लीगल मामला है। अब फर्ज करें अगर किसी क्वैक ने इंजेक्शन लगाया या इवन क्वालिफाइड फिजिशियन ने भी इंजेक्शन लगाया और एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता है और बंदे की मौत वाकई हो जाती है, तो जनाब ये हक हासिल है उसके अटेंडेंट्स को कि वो लीगल इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले तो हॉस्पिटल, अगर वो हॉस्पिटल पे हुआ है तो हॉस्पिटल की इंतजामिया को रिपोर्ट करे, ऑब्जेक्शन अपना रेज करे और फिर एफआईआर की तरफ जाए।
अगर वो लीगल रास्ता अख्तियार करेगा तभी पोस्टमार्टम अनाउंस होगा। देखिए पोस्टमार्टम ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हम करवाएंगे। पोस्टमार्टम एक्सपर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा, वो रेफर करेगा और वो फिर चाहे पुलिस के जरिए चाहे मजिस्ट्रेट के जरिए बात आगे, देखें लीगल बॉडी तक बात लेके जाना बहुत जरूरी है। उधर से ऑर्डर होगा तो फिर पोस्टमार्टम होगा। रही बात यह कि क्वैकरी हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत है अनफॉर्चुनेटली, और ऐसे इंसिडेंसेस आए दिन हो रहे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, और सिंपल ये कह दिया जाता भाई इसकी तो बस जिंदगी यहीं तक की थी। अब गलत इंजेक्शन लगना या इंजेक्शन लगने के बाद एनाफाइलेक्सिस हो जाना, ये तो देखिए ना अवेयरनेस की बात है ना, कि अटेंडेंट समझे कि भाई ये देखो इतना बीमार नहीं था जितना कि ये इंजेक्शन लगने के बाद हो गया। ये कौन, यानी फरिश्ते तो आकर नहीं बताएंगे ना, ये तो अवेयरनेस की बात है, ये शऊर की बात है कि इलाज कर, तो कहते हैं ना मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा करी, तो ये तो अवेयरनेस का लेवल होना चाहिए अच्छा, कि पेशेंट के अटेंडेंट समझे कि भाई दवा माफिक भी नहीं आ रही है और तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है, तो फिर सस्पिशन क्रिएट, और इस हवाले से अगर उसकी डेथ हो जाए तो डेफिनेटली वो रिपोर्टेबल केस है, और अटेंडेंट जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे ऑटोप्सी नहीं हो सकती। जी सर, मतलब थ्रू प्रॉपर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे तो फिर कानून मदद करेगा। यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कार्डियक टेम्पोनेट और पेरिकार्डियल इफ्यूजन ये दोनों सेम ही हैं केसेस, क्योंकि दोनों में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रही होती है। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो होता क्या है, ये जो हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन है ना पेरिकार्डियम, उसके अंदर पानी वैसे ही होता है ताकि दिल जो है मुनज्जम तरीके से हरकत करता रहे, रगड़ ना खाए, वो एक तरीके से लुब्रिकेंट ही है दिल का, ठीक है। अब अगर उसमें ज्यादती हो जाएगी तो दिल पर प्रेशर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, बाज मर्तबा ये प्रेशर लंग्स की वजह से भी आ जाता है। लंग्स में अगर कंजेशन हो गया, लंग्स में पूलिंग हो रही है ना, तो वो रिसीव नहीं करेगा और पीछे भी हार्ट की तरफ भी प्रेशर आएगा। तो लंग्स के ऊपर हार्ट के ऊपर अगर मैकेनिकल प्रेशर आना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टेम्पोनेट, और कॉज उसका एक प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। अच्छा, तो सर ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है, मतलब ये कॉज है एक तरीके का, अगर ये है इसकी वजह से वो राइज होगा। कार्डियक टेम्पोनेट फिनोमिना है और पैथोलॉजी जो है वो इफ्यूजन है। ओके, थैंक यू जी। और सवाल पूछिए जी। सर तो जो आयोटिक एन्यूरिज्म है, जी हम जी, इसे कार्डियक टेम्पोनेट का कॉमन कॉज कह सकते हैं? नो 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 नो, एन्यूरिज्म इज टोटली डिफरेंट थिंग। देखो एन्यूरिज्म में क्या होता है, परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर अगर रहे तो बड़ी आर्टरीज, खासतौर पे एओर्टा, कैरोटिड्स, और खासतौर पे जब ये टर्न खाती है ना एओर्टा, जिसको आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं, ये वो ससेप्टेबल एरियाज हैं जहां पर बीपी अगर बढ़ा हुआ हो। देखिए ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर ऑफ ब्लड पर स्क्वायर यूनिट एरिया, ठीक है। अब एक खास एरिया पर प्रेशर ज्यादा पड़ता, 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब अगर ये फर्ज करें 180 या 200 जाता है और ये परसिस्टेंट रहता है, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि ये जो सस्पिशियस पार्ट्स हैं एओर्टा के, ससेप्टेबल पार्ट्स हैं जहां पर डायलिटेशन की एक फाइनल लिमिट है, वो एक्सीड कर जाती है और फिर आर्टरी फूलना शुरू हो जाती है। देखिए डायलिटेशन ऑफ आर्टरी एंड एन्यूरिज्म दोनों अलग चीजें हैं। डायलिटेशन के बाद आर्टरी वापस भी आ सकती है अपने नॉर्मल साइज पर। एन्यूरिज्मा में वो इतनी डायलेट हो जाती है कि वो वापस नहीं आती और फिर एक वक्त आता है कि वो फट जाती है। तो एन्यूरिज्मा जो है, ये एन्यूरिज्म जो है वो बीपी से रिलेटेड है, परसिस्टेंट हाई बीपी। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, हर ब्लड प्रेशर के मरीज में एन्यूरिज्म नहीं होगा। वाई सर? हाँ ये अच्छी बात है ना।
वरना तो क्या है, थोड़ा सा बीपी बढ़े आदमी एन्यूरिज्म की तरफ निकल जाए, जल्दी मर जाएगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने थोड़ी बचत भी की भी है, कुदरत ने रहम भी किया हुआ है। तो आर्टरीज के अंदर सलाहियत है कि वो बीपी को, हाई बीपी को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में आर्टरीज, खासतौर पे आर्च ऑफ एओर्टा या कैरोटिड या इंटरनल कैरोटिड या कॉमन कैरोटिड, ये वो एरियाज हैं जहां पर डायलिटेशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है और वो फूल कर गुब्बारा बन जाती है और फिर एक वक्त आता है वो फट जाती है। ये हर केस में नहीं होगा, लेकिन जिसमें होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। सारा मसला ये है ना सर। इसकी इन्वेस्टिगेशन ना पता कैसे होती है, हादसाती तौर पर एंजियोग्राफी कराने गए उसमें पता चला, या एक्सरे चेस्ट करवाया या स्कैन हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है उसमें पता चल गया, कराने गए थे फेफड़ों का स्कैन, अब पूरा थोरैक्स हुआ, मीडियास्टिनम, उधर एक निशानी मिल गई, अरे ये तो एओर्टा डायलेट हुई हुई है इसकी। या पेट का कोई इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, वहां पता चला कि एब्डोमिनल एओर्टा डायलेट हुई हुई है, एन्यूरिज्म का शिकार हो रही है, ये उस वक्त पता चलता है हादसाती तौर पर। अगर ये सब ना करवाए तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, अगर देखें बात ये है ना कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ये उसी वक्त होंगी जब आप फिजिशियन के पास जाएंगे, और फिजिशियन भी इतना स्मार्ट हो गया वो समझे कि यार खुदा खास्ता कोई ऐसा हिडन कॉज तो नहीं है इसकी पैथोलॉजी में। एन्यूरिज्म की डायग्नोसिस के जो चांसेस है ना, चांसेस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एन्यूरिज्म वो बहुत कम है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डायग्नोस होता है। और यही वजह है कि जब ये बंदा मर चुका होता है तब पता चलता है पोस्टमार्टम, ओहो एओर्टा इसका फट गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट। सर एक बोल ले सर सर ये जो रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सर ये जी जो जी बोले। एनेस्थीसिया से पहले कहते हैं, सर ये जो एनेस्थीसिया से पहले कहते हैं कि आप कुछ खाएं नहीं ऑपरेशन से पहले, सर इसका क्या रिलेशन है एस्फिक्सिया से डेथ का? कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए गया है बंदा और एस्फिक्सिया से उसकी डेथ हो गई। जी जी, ऐसा है, एनपीओ कहलाता है, नथिंग पर ओरल। 24 घंटे पहले खाना पीना रोक देते हैं, उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड पड़ा हुआ है वो सब जो है वो इजेक्ट आउट हो जाए, पर्ज हो जाए, निकल जाए, और बाकायदा लैक्सेटिव्स भी देते हैं ताकि ट्रैक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि दौरान एनेस्थीसिया देयर माइट बी अ चांस कि रिगर्जिटेशन हो जाए। जब डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंटेशन हलक के जरिए मेदे तक पहुंचती हैं चीजें, फर्ज करें इंट्यूबेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ट्यूबें लगाई जा रही हैं या एंडोस्कोपी हो रही है, तो एक चीज अंदर जा रही है, ठीक है, फॉरेन बॉडी अंदर जा रही है, तो रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं, गैग रिफ्लेक्स जनरेट होता है, मुख्तलिफ होते हैं। एनेस्थीसिया में वो कॉम्प्रोमाइज हुए होते हैं, लेकिन जब डीप जाते हैं तो बाज मर्तबा रिगर्जिटेशन हो जाती है और वो रिगर्जिटेशन बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा हम फौरन सकिंग भी शुरू किए हुए होते हैं, सकिंग हो रही होती है, सारा फ्लूइड जो है वो एस्पिरेट करके बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इस वजह से एनेस्थीसिया एक समझ लो आदि मौत है कि आदमी के कई रिफ्लेक्सेस जो है वो खत्म हो चुके होते हैं। और ये हकीकत है कि जो मेजर सर्जरी होती हैं उनसे पहले तो बस इस्तग़फ़ार भी कर लेना चाहिए, और बाकायदा लीगली कॉन्सेंट लिखा जाता है मेजर ऑपरेशन से पहले ना, खासतौर पे जिसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया जो है वो कैलकुलेटेड देना पड़ता है, ये एनेस्थेटिक्स एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो देता है, नॉर्मल जीपी या सर्जन नहीं देगा। वेट, एज के हिसाब से एनेस्थीसिया की डोज होती है, ठीक है, चाहे वो जर्नल हो चाहे स्पाइनल हो। नॉर्मल आने के चांसेस कम होते हैं ना उसमें? क्या चीज? मतलब बैक सारी चीजें वापस नॉर्मल होने के चांसेस कम होते हैं ना उसमें? नहीं, आ जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वो दवा है, दवा अपना असर करेगी, उसके बाद में खत्म हो जाएगी, 12 घंटे के अंदर वो आंखें खोल देता है। शादो नाजिर ऐसे केसेस होते हैं कि एनेस्थीसिया से वापस नहीं आया, वो फिर जाहिर सी बात है सिचुएशन डिफरेंट है, उसमें कोई ना कोई या तो ओवरडोज हो गया है या खुदा न खास्ता उसको अंडरलाइंग पैथोलॉजी थी, वो दौरान सर्जरी एग्रीवेट हो गई। सर डेथ कैसे कॉज होती है अगर आपने नथिंग पर ओरल रेस्पिरेटरी सेंटर फेलियर की वजह से?
डीप एनेस्थीसिया यानी ज्यादा डोज चली गई और ब्रेन पर असर आ गया। भाई ब्रेन तो इफेक्ट हो रहा होता है ना, एनेस्थीसिया क्या है, ब्रेन को ही तो सुलाना है, स्पाइनल कॉर्ड को ही तो सुलाना है ताकि रेस्पॉन्सिव रिफ्लेक्सेस कम हो जाए। वो बेहोश रहेगा तो हम ऑपरेशन करेंगे, अगर उसको सर्जरी के दौरान होश आ गया वो एक मुसीबत, और अगर नहीं आया होश वो उससे ज्यादा खतरनाक बात है। तो जब लेकिन अगर होश नहीं आता, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, पॉन्स और मेडुला में, और डेथ हो जाती है। सर अगर उसने डॉक्टर को बिना बताए जैसे कुछ खा लिया तो? अगर उसने डॉक्टर को बिना बताए कुछ खा लिया और फिर वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो, और डॉक्टर को नहीं पता और वो उसका उल्टी शुरू हो जाएगी, वो खतरे में, उसने जान अपनी खतरे में खुद डाली है। अच्छा। तो भाई सर्जरी जो घर पे बैठकर थोड़ी होती है, या ये थोड़ी कहा जाता है कि यार ऐसा करो घर पे जाके काम करके आ जाओ और फिर 1 घंटा पहले आ जाना, ऑपरेशन कर देंगे तुम्हारा, ऐसा थोड़ी है। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, प्रोटोकॉल है। सर लेकिन बात आपने ऐड की सर इसमें पहले के पर बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से सर एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो सर इसमें मेरा बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं अगर कोई बंदा सर एडिक्टेड है या कोई वीट का या किसी और चीज का, सर किसी नशे की लत का आदी है, तो सर उसको आप नॉर्मल रूटीन से ज्यादा देते हैं या वही नॉर्मल सर होता है? कम देते हैं। अच्छा सवाल है। अगर एक नशा ही था, या नशा ही छोड़े, वो मेडिकेशन पे था, जी सर, लेक्सेटानिल वगैरह पर पे था, वो एल्प्राजोलाम लेता था, वो स्लीपिंग पिल लेता था, रिलैक्सेंट लेता था, तो उसको एनेस्थीसिया की डोज कम दी जाएगी। अब ये पता कैसे चले कि वो दवाई पे था? तो भाई मेडिकल हिस्ट्री सही लेनी चाहिए। अगर मेडिकल हिस्ट्री सही नहीं ली, फर्ज करें इलाज चल रहा था ए हॉस्पिटल में, सर्जरी कराई बी हॉस्पिटल में, ठीक है जी सर, इलाज ए हॉस्पिटल में चल रहा था इंसोम्निया का, नींद नहीं आती थी, अब नींद आवर अद्वियात चल रही थी, बी हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए गया अपेंडिक्स के लिए, जी सर, ठीक है, बी हॉस्पिटल में मेडिकल हिस्ट्री फिजिशियन ने सही नहीं ली या पेशेंट ने सही नहीं दी कि पास मेडिकल हिस्ट्री क्या है, भाई कोई मर्ज तो नहीं था आपको पहले से, कोई दवाइयां तो नहीं लेते, किसी मर्ज का इलाज तो नहीं कर रहे, वो सवाल पूछा नहीं, उसने बताया नहीं, बस फिर हो गया मामला चौपट। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जी सर। सर अच्छा, वो जो आपने बताया था कि वो नाक का गोश्त बड़ा होता है, तो सर उसके कॉजेस क्या होते हैं? उसका नाम भी बता दें दोबारा से, और उसके कॉजेस वगैरह। उस कंडीशन को कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये एलर्जिक राइनाइटिस, नाक बार बार बहना, छींके आना, साइनोसाइटिस, ठीक है, इस वजह से झिल्ली जो है नाक की, म्यूकोजा है बेसिकली, वो बार बार इरिटेट होती है, इन्फ्लेम हो जाती है, एक वक्त आता है सूज जाती है, तो ट्रैक जो है वो अंदर से क्लोज होना शुरू हो जाता है। मैं आपको चंद तस्वीरें भेजूंगा, मेरे पेशेंट्स आते रहते हैं साइनोसाइटिस के, उनकी तस्वीरें मैं लेता रहता हूँ, अगर मुझे अभी कोई मोबाइल में मिल गई तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, तो आप देखेंगे बाकायदा इतना सा ओपनिंग रह जाती है, और बेचारा वो जो पेशेंट है वो, उसको आए दिन गला खराब रहता है, रात को सोते वक्त वो खर्राटे लेता है, और ये मर्ज जो है वो इस वक्त कराची के हर तीसरे चौथे पेशेंट को, शख्स को, तो सर फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर ये इतना ज्यादा है? सिर्फ एक ही है, प्रिवेंशन। देखिए ट्रीटमेंट इसका क्वार्टरी है, और वो फिर वापस वही कंडीशन आ जाती है। बेहतरीन इलाज है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जिक एनवायरनमेंट, अवॉइडेंस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइडेंस ऑफ परफ्यूम्स, अवॉइडेंस ऑफ एनी इरिटेंट मटेरियल। तो कोशिश ये करेंगे भाई मास्क लगा लें। अब ये कोरोना की वजह से पूरी कौम ने मास्क पहन लिया है, आप यकीन जाने सबसे ज्यादा फायदा एलर्जिक पेशेंट्स को हुआ है इसमें, कितने लोगों की एलर्जी ठीक हो गई है। यस सर। डस्ट है, एनवायरनमेंट है, कराची का माहौल कितना डस्टी है, आप जब भी बाहर निकले, तो एरिया के पास ही पूरा इतना खराब कचरा कुंडी वगैरह बनी हुई है, तो बहुत ज्यादा ओ खुदाया, बस कचरा कुंडी वाले जो घर होते हैं करीब, वहां तो यकीन जाने जहनी तनाव बहुत होता है। यस सर, इतनी स्मेल होती है, बहुत जहनी तनाव होता है, दिन हर वक्त, और वहीं पे कॉलेज भी है, बहुत ज्यादा। जी मैं समझ सकता हूँ। बहरहाल कोशिश करें कि वो जगह चेंज करें, क्योंकि कचरा कुंडी तो चेंज नहीं होनी।
वो जो एक जगह बन गई सर तो इसके लिए जाकर खत्म करना मेडिकेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब आप सिर्फ ये नहीं, कहना मेडिकेशंस हैं, बिल्कुल मेडिकेशंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन। दूसरी चीज है स्टीम। स्टीम ले, रात में सोने से पहले स्टीम जरूर ले। फिर जैतून का तेल, जैतून का तेल उंगली में लेकर नाक के अंदर जहां तक जा सकती है उंगली वहां घुमाए, ठीक है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, बेहतरीन चीज है। शर्त ये कि जैतून का तेल ओरिजिनल हो। सर बस ओरिजिनल ये कौन सा? और सर ढूंढने से खुदा भी मिलता है, ढूंढिए ढूंढिए मिल जाएगा। और सर इसमें सर्जरी का भी बोलते हैं ना कि ये तो मुझसे रब्ता करें, वो आखिरी हल है, वो आखिरी हल है, कॉटरी कहते हैं उसको, ठीक है। क्या और कहते हैं सर? कॉटरी करा देते हैं, 1-2 साल तक सही रहता है मामला। लेकिन अगर पेशेंट भी तो देखें, कोऑपरेटिव होना चाहिए ना। पेशेंट तवज्जो नहीं देता अपनी बीमारी पर, तभी तो यहाँ तक पहुंचा। फिर जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी वो उसके ध्यान में होता है चलो अब तो मैं हर चीज मेरे लिए ओके अलाउ है। ठंडा पानी वो पिएगा, कोल्ड ड्रिंक वो पी रहा है, डस्टी एनवायरनमेंट में वो जा रहा है, तो फिर दोबारा वही मर्ज वापस आ जाता है। 50-60% तो ये कॉटरी वाले वापस परेशान हो जाते हैं। जी ओके जी, कोई सवाल है? और सर ये जो सीएनएस के बारे में बताया था आपने, सीएनएस में सब एरेक्नॉइड हेमरेज के बारे में, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस आप डिफाइन कर देंगे थोड़ी? स्ट्रोक, पैरालिसिस, सर में देखें, सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो, एरेक्नॉइड, ये इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ती। बात ये तो लोकेशन बता रहे हैं कि सब एरेक्नॉइड मैटर में हेमरेज हो जाए। बात ये हेमरेज हुआ और बंदा बेहोश हुआ, स्ट्रोक कहते हैं इसको है। और फिर पैरालिसिस हो जाती है, आधे धड़ का फालिज हो जाता है, या तो हाथ पर आता है या पैरों पर आता है या जबान पर आता है, मुंह पर आता है। हो सकती है ना जी, डेथ भी हो सकती है ना? डेथ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर हेमरेज इतना ज्यादा बढ़ गया तो हेमाटोमा बन जाएगा, वो ब्रेन के ऊपर प्रेशर मारेगा, या तो न्यूरो सर्जरी हो चंद घंटों के अंदर जी, फौरन जो है न्यूरो सर्जरी हो, उसका स्कैन हो और पता चला जाए कितना हेमरेज हेमाटोमा बन गया है और फौरन सर्जरी हो जाए। अगर नहीं हुई तो वो डेफिनेटली डेथ की तरफ जा सकता है। सही। सर जी सर स्टार्टिंग में एसन ने एक क्वेश्चन पूछा था एपिलेप्सी के बारे में। आपने बताया था नर्व्स के सिस्टम की वजह से होता है, बाकी थोड़ी बहुत मुझे नाम भी अभी याद नहीं हुए, पढ़ने से याद होंगे। और ना सर एक काम होता है अक्सर मिर्गी के पेशेंट के साथ, जैसे वो गिरा उसकी नाक बंद कर देते हैं कि शायद होश में आ जाए, या उसको मुंह से सूंघाना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके साथ अजीब अजीब। हाँ, सही जूता सुंघा रहे होते हैं, मुंह से सुंघाते हैं, पता नहीं क्या क्या। नहीं मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये सब मिथ्स हैं, ये सब मिथ्स हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। मिर्गी का दौरानिया 3 से 5 मिनट है। 3 से 5 मिनट के अंदर आप उसको जूता सुंघाए, परफ्यूम सुंघाए, कुछ भी सुंघाए, उसने 3 से 5 मिनट के बाद ठीक हो जाना है। तो क्रेडिट चले जाता है जूते को, क्रेडिट चले जाता है, साइड भी दे देते हैं जी, पेशेंट को साइड देकर भी लिटा देते हैं ना सर, एक साइड। वो एक अलग मसला है। नहीं, अभी सुनिए, ये जो सवाल इन्होंने बुनियादी सवाल किया है ना, ये अवाम के रवैयों की बात करी है इन्होंने, कि अवाम का रवैया क्या होता है। और ये हमने भी देखा है कि जूता सुंघा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक हमने देखा कि वो जूता सुंघाओ जो गोबर में सना हुआ हो, गंदगी में सना हुआ हो। देखिए ये सब मिथ्स है। 3 से 5 मिनट के अंदर उसने ठीक हो जाना है, और उसको तो पता ही नहीं होता कि उसने क्या चीज सूंघी है। हाँ, अब मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, इसमें मेडिकली एक चीज है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया इतनी पंजेंट स्मेल होता है कि उससे ना अलर्टनेस आती है और बेहोश आदमी होश में आ सकता है। डीप एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको सही करने के लिए अमोनिया थोड़ी सी सुंघा दी जाती है। लिक्विड अमोनिया होती है, रुई में भिगोया और तकरीबन एक बालिश के फासले से अमोनिया सुंघाई जाती है नाक में, और बंदे को फौरन अलर्टनेस आ जाती है। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन जूता और गोबर
और पता नहीं हागड़म शकड़म कोई चीज, वो सुंघाने से कुछ नहीं होना। ये सब मिथ्स हैं। जब तक साइंस ने एक्सप्लोर नहीं किया था बीमारियों को, ये सब मिथ्स चल रही थी, अभी भी कई चीजें चलती रहती हैं। तो ये अवेयरनेस की बात है। बहैसियत तबीब हम इन चीजों को, साइंटिफिक तबीब हम इन चीजों को नहीं मानते। ठीक है जी। यस सर। टोट के सर सिर्फ खालाओं के साथ अच्छे लगते हैं, तबीबों के साथ नहीं सर। जी 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 सर साइंटिफिक स्टूडेंट है आप लोग। ठीक है, चले जी। उम्मीद है कि सर आज एक का लाफिंग सेशन गैस भी होती है ना? जी हाँ, लाफिंग गैस भी होती है। सर नहीं, वो मेरा नहीं एक सुनाएंगे क्वेश्चन भाई, था। वो नहीं सुनाएंगे, और ना उसका अरेंजमेंट हो सकता है। और जी सर सर, ये और जी सर ये एपिलेप्सी का जो कॉज मतलब टेंशन की वजह से भी हो सकती है एपिलेप्सी? हाँ, स्ट्रेस अगर एक्सट्रीम किस्म का हो और पहले से उसकी हिस्ट्री में हो एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। एपिलेप्सी के मरीज को स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट जो है ना, डर, खौफ, टेंशन, कंफ्यूजन, इससे बाज मरतबा एपिलेप्सी उड़ जाती है। ब्रेन है ना, ब्रेन सोचता भी तो है। सर वो ब्रेन का जो सोचे नहीं। गर्दन तोड़ बुखार का। जी जी, सर मेरी सिस्टर मेनिंजाइटिस। को हुआ था। यस सर, मेरी सिस्टर को बहुत बचपन में हुआ था, मतलब बहुत छोटी थी, मंथ्स की। जी तो उसके बाद हमने सारे ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, एंटीबायोटिक्स। सर उसकी एंटीबायोटिक्स काफी टाइम तक चली, 10-12 साल तक। तो उसकी वजह से उसके जो कलर है ना, वो बहुत ज्यादा डार्क हो गया। तो वो वापस तो होना बैक, था। वो कैसे आ सकता है? देखिए, एंटीबायोटिक्स प्रोलॉन्ग अर्ज से बाज मर्तबा खिलानी पड़ती हैं। रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यस सर, उसका एक इलाज इन्फेक्शन नहीं से है निकला, नहीं। एक इन्फेक्शन से दूसरे इन्फेक्शन में। लेकिन भाई इसको खत्म भी होना चाहिए। अब होता क्या है, सेल्फ मेडिकेशंस भी शुरू हुई भी होती हैं। एक पेशेंट था, उसको, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। डॉक्टर ने बेटनासोल आई ड्रॉप्स आंखों के लिए रिकमेंड कर दी है। ठीक है भाई, उसको कंजंक्टिवाइटिस वगैरह हुआ था क्या? आप यकीन जानो, उसने 6 महीने तक बेटनासोल डाला। ओ माय गॉड। आखिर में पता क्या हुआ उसके, उसका जो कॉर्निया था ना, वो थिन हो गया, उसकी बिनाई खराब हो गई। सही। अब देखिए ना, स्टीरॉइड का ओवर यूज या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज या कोई सी भी दवा का ओवर यूज तो साइड इफेक्ट तो लाएगा ना। यस वंस सर। अगेन फिर बात आ जाती है अवेयरनेस की, कि भाई दवा लेकिन वो दवा तो होती है या ग़िज़ा ग़िज़ा डॉक्टर। होती है। कोई ग़िज़ा थोड़ी है जिंदगी भर खाना है, आपने लगाना है। और सर अच्छा, उसके ये कलर जो चेंज गर्दन का तोड़ मामला ये है बुखार। बेटा, सुन लीजिए। कलर चेंज का मामला ये है कि उसका लिवर जो है ना, वो डैमेज हो गया है। उसका एलएफटी करवाएं और लिवर का इलाज करवाएं, क्योंकि तमाम एंटीबायोटिक्स जो है वो लिवर को और किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। लिवर उसका स्लो हो गया है, जिसकी वजह से उसके मेटाबॉलिज्म भी इम्पेयर्ड हो गया होगा, और सारा जो सर उसको भूख ही नहीं लगती, मतलब पूरा पूरा दिन भूख। ना एनीमिया हो गया होगा, हीमोग्लोबिन उसका डाउन हुआ होगा, रंगत तो तब्दील होनी है ना फिर। यस सर। तो लिवर का इलाज करवाएं, उसका एलएफटी चेक करवाएं उसका। ओके सर। ठीक है जनाब। और सर ये जो गर्दन तोड़ बुखार होता है उसमें पैरालिसिस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गर्दन तोड़ बुखार अगर रिकवर कर गया लेकिन ब्रेन डैमेज कर गया, बिल्कुल हो सकता है। जी। पता चला जान तो बच गई लेकिन पैरालिसिस हो गया, खैर उसका भी इलाज है, थोड़ा लंबे अरसे करना पड़ता है, रिकवरी हो भी जाती है बाद सिचुएशंस में। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन विल पावर एज वेल एंड द फैमिली सपोर्ट। क्योंकि पैरालाइज पेशेंट जो है ना, मायूसी से ज्यादा मुतासिर होता है। वो अपने आप को देख रहा होता है कि उसका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। यस सर। यानी आप तसव्वुर करें ना कि अगर आप अपने हाथ पैर को चलता फिरता नहीं देख पा रहे हैं, तो आपका डिप्रेशन का लेवल क्या होगा। यस सर। पर पैरालाइज का पेशेंट डिप्रेस हुआ होता है, तो इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर इसका फिजियोथेरेपी कॉज कराएं। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजी, मेनिंजोकोकाई, जरासीम इन्फेक्शन है ये। ओके सर। थैंक यू सर। चले जी। ओके सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।